Hello and welcome back to Lateef Sir's Commerce Academy. Dear aspirants, dear friends, मैं रफ़ीक बशीर लेक्चर नंबर 8 के साथ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आज हम पूरा एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करेंगे और मैं इस पीडीएफ को लेक्चर के बाद यानी पार्ट 2 अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल @CA Lateef आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आई होप कि आपको पहला पार्ट इसका समझ आ गया होगा, तभी आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसलिए मैंने पहला पार्ट 15 मिनट्स का लाया था। बेसिक्स आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्लास क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर एस्पिरेंट्स यूलर्स कोएफिशिएंट, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, 2x2 कंटीजेंसी टेबल, प्रपोर्शन मेथड। इसमें आपको मैं बहुत आगे पढ़ा रहा हूँ आज, तो बट आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, तब आपको समझ आ जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट इस उम्मीद के साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए आज पढ़ रहे हैं पहला जो आज का सब टॉपिक है, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन है। मैंने बोला था यहाँ पे हम हर यूनिट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है A, B, C, तो हम हर एक एट्रीब्यूट को 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो इसको कहा जाता है डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन में n एट्रीब्यूट्स है, हमने उनको डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन करके 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 सब क्लासेस में। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस होंगे उनको कहा जाता है अल्टीमेट क्लास। ये आपको याद रखना है, द क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा था? थर्ड ऑर्डर। ये था ABC, जैसे आपको मैं बोल रहा था थर्ड ऑर्डर है, तो उनको कहा जाता है अल्टीमेट क्लासेस। और जो इनकी कारस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको कहा जाता है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट आर अल्टीमेट क्लासेस, दीज आर द हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस, और अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज इनकी कारस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। और डियर एस्पिरेंट्स, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आगे बता रहा हूँ सेकंड स्लाइड में। देखिए, टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसीज 2 क्रॉस n, 2 रेज पावर n आपको करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, n है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स A एंड B, तो आप करेंगे 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हमारे पास 4 अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, आप n को वैल्यू करेंगे पुट 3, 2 रेज पावर 3, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ A एंड B एट्रीब्यूट्स, A बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। देखिए A B क्या होती है डियर एस्पिरेंट्स? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। A और बीटा, B का मैंने यहाँ पे देखो B के बदले बीटा लगा दिया, इसका मतलब A फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव है, बीटा यहाँ पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। अल्फा बीटा में दोनों नेगेटिव है, और अल्फा बी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ऐसे हम अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं, बट इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंटीजेंसी टेबल। बट आप ये याद रखिए, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज की फार्मूला 2 क्रॉस 2 रेज पावर n है, 2 रेज पावर n है, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो चलिए बढ़ेंगे हम आगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 कंटीजेंसी टेबल आपको दिखाया है डियर एस्पिरेंट। देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरे पास A एट्रीब्यूट है, ये प्रेजेंट है, तो ये एट्रीब्यूट नेगेटिव है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। मैंने आपको कल ही बोला था, अगर हमारे पास क्वालिटी नहीं प्रेजेंट है, वो एब्सेंट है, तो हम उसको अल्फा से, बीटा से, गामा से ये मेंशन या डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने लिया B और बीटा, B का नेगेटिव बीटा, मतलब हमारे पास B एट्रीब्यूट प्रेजेंट तो है, बट इसका बीटा में ये प्रेजेंट नहीं है। देखिए मैंने बनाया टेबल A अल्फा B बीटा, फिर मैंने क्रॉस किया, कैसे? इसको ऐसे रखो, ठीक है डियर एस्पिरेंट, इसको इसके साथ जोड़ो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर आप इसको इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ करो, तो यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स कंटीजेंसी टेबल 2 क्रॉस 2 बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, ये 2 ये 4 आ गई, ठीक है। देखिए ये टोटल यहाँ से A का टोटल, अगर आप कोई बोलेगा A किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे AB प्लस A बीटा, A का टोटल आ गया। ये आपको याद रखना है, टेबल आप बना सकते हो इसके एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 2 क्रॉस 2 ही पूछेगा, 3 क्रॉस 3 बहुत लंबा है, वो नहीं पूछेगा, ना आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे n टोटल होता है, तो n आप देख सकते हैं किसके बराबर होता है टोटल में, B प्लस बीटा, या हम बोल सकते हैं A प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ आ जाता है। तो आपने देखा हम कैसे 2 क्रॉस 2 टेबल से कंटीजेंसी टेबल में अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज को डिनोट करते हैं, और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे पास
दो एट्रीब्यूट है ए बी, और इनके एब्सेंट में अल्फा और बीटा। तो मैंने क्रॉस करके 4 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फार्मूला थी 2⁻n, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कभी एग्जामिनर आपको यहाँ से 2-4 चीज़ें देगा, एन भी देगा, बीटा भी देगा, अल्फा बीटा भी देगा, 2-3 नहीं देगा। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल 2x2 कंटेंजेंसी टेबल है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको वो देगा फॉर एग्जांपल एन का वैल्यू देगा, ए का वैल्यू देगा, बीटा का भी देगा, फिर बोलेगा ए बी कैलकुलेट करो। आपको इजीली पता चलेगा ए बी किसके बराबर है। समझ आया डियर एस्पिरेंट्स आपको? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ए जब किसके बराबर है, ए बी प्लस ए बीटा, तो आप ए बी आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशंस बनेगी, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया, आपको टेबल समझ आ गया होगा। तो इसको कहा जाता है कंटिजेंसी टेबल 2x2। यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो 4 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। तो आप हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ से टोटल बी किसके बराबर है, ए बी प्लस अल्फा बी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। देखिए ये रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसी से मैंने आपको बोला, एग्जामिनर आपको सवाल पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। वो मैंने बोला आपको ए और अल्फा देगा, बोलेगा एन कैलकुलेट करो, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कंटिजेंसी टेबल में ही ये इक्वेशन उस पर डिराइव होती है। जैसे मैंने भी आपको बोला था ए किसके बराबर है, देखिए ए बी और ए बीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर ए दिया है, ए बीटा भी दिया है, तो ए बी आप निकाल सकते हैं ना। तो यही इक्वेशन आपको कंटिजेंसी याद नहीं रखनी है। कंटिजेंसी टेबल अगर आपको आता है तो ये इक्वेशन वहाँ से डिराइव हो जाती है। तो थैंक यू डियर एस्पिरेंट, ये था ये। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा को हम कम कंसिस्टेंट कहेंगे व्हेन वी से दैट डेटा इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर हमारे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसीज है ना उनमें से कोई नेगेटिव नहीं है। आपको याद रखना है, या तो 0 के बराबर है या ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कोई नहीं है। नन ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर नेगेटिव, तो हम बोलेंगे डेटा इज कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास नेगेटिव एक भी फ्रीक्वेंसी हुई ना, तो हम बोलेंगे डेटा को इनकंसिस्टेंट डेटा। याद आपको रखना है। फॉर एग्जांपल ए मैंने लिखा 20 के बराबर, बी ए बी लिखा 10, ये कंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे माइनस भूल चुका हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों। यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ b इजिकल ये -10 है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कीजिए प्लीज़। यहाँ पे माइनस में भूल चुका हूँ, ए बी -20, तो ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि माइनस है ये। तो यहाँ पे माइनस कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट डेटा उस डेटा को कहा जाता है जहाँ पे हर एक क्लास फ्रीक्वेंसी या तो 0 के बराबर है या तो ग्रेटर देन, हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, बट पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। तो इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट डेटा। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास दैट इज दैट नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कोई नेगेटिव नहीं है। तो मैंने अगर आपको बोला ए बी है, ये नेगेटिव के बराबर नहीं। अगर ये 1 है तो ठीक है, अगर -1 है तो यहाँ पे मैं डेटा को इनकंसिस्टेंट करार दूंगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारे पास हर एक क्लास फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, यहाँ पे लिखा है फॉर सिंगल एट्रीब्यूट ए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्फा या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नेगेटिव में कोई नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट डेटा। यहाँ से आप फिर देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सवाल पूछा गया था, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है। हम पहले प्रपोर्शन मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे हम डियर एस्पिरेंट प्रपोर्शन मेथड में सिंपली क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए गिवन एट्रीब्यूट इन द अदर। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है ए एंड बी। तो मैं आपको आगे इसकी फार्मूला दिखाता हूँ। देखिए हमें फार्मूला किस साथ कर रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए ए बी हमारे पास है, इसकी फार्मूला आपको याद रखना है, ए बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए फ्रीक्वेंसी क्रॉस बी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपको याद रखना, ये फार्मूला है इंडिपेंडेंस के, यही फार्मूला है जब इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स में ऐसे लिखूँ, ए बी मैं लिखूँगा ऐसे, बड़ा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन, तो तब ये कहलाएगा पॉजिटिव एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा फॉर एट्रीब्यूट्स टू बी इंडिपेंडेंट, आपको ये फार्मूला लगानी है, इक्वल टू वाली साइन यहाँ पे बीच में आपको लगानी है। अगर आपको पॉजिटिव एसोसिएशन दिखाना है, आपको ए बी को, आपका ए बी बड़ा होना चाहिए हमेशा ए फ्रीक्वेंसी क्रॉस बी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन से। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नेगेटिव एसोसिएशन चाहिए तो तब आपका ए बी जो है ये
रेस्ट ऑफ द टर्म, यानी ए फ्रीक्वेंसी क्रॉस बी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एन से छोटा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस आपको यहाँ से पूछेंगे, पर आपको एक ही क्वेश्चन याद रखने, ये इससे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे फार्मूला लाई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए बी का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई बी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंस की फार्मूला है। अगर आपको पॉजिटिव एसोसिएशन दिखानी है, आपको सिर्फ ए बी को बड़ा करना है रेस्ट ऑफ द टर्म से, अगर नेगेटिव दिखाना है ए बी को आपको छोटा करना है रेस्ट ऑफ द टर्म से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि पंचायत में यही सवाल पूछा गया था। यू कैन चेक द पेपर ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। यहाँ पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी हम डियर एस्पिरेंट्स लिखते हैं, वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में वही से देगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, एन का वैल्यू, फिर बोलेगा बोलो ए बी का है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस है तो आप इक्वल टू साइन लगाना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। डियर एस्पिरेंट्स देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर में भी हम इसको ले सकते हैं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको बोला था ए बी, ये दूसरी फार्मूला। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर, वो तो सिंगल ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखिए आप, अगर हमारे पास ए बी, एक सेकंड, हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई बी है, तो फार्मूला आपको याद रखनी ज़रूरी है, इक्वल टू है ए बीटा। देखिए ए तो आपको सेम रखना है, बी का सिर्फ नेगेटिव एट्रीब्यूट लेना है, यानी बी बीटा, बी का नीचे भी बीटा लेना है। तो ये इंडिपेंडेंस के लिए फार्मूला बन जाती है फॉर ट्रू एट्रीब्यूट्स। तो पॉजिटिव के लिए अब आपको समझ आ गया होगा, आपको यहाँ से पॉजिटिव इस तरफ से करना है पॉजिटिव एसोसिएशन के लिए। नेगेटिव एसोसिएशन के लिए आपको बीच में इस तरह से एरो डालना है। तो ये फॉर टू एट्रीब्यूट्स हम दिखा सकते हैं कि इंडिपेंडेंस है कि नहीं है। तो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक बार इसको बता दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहली इक्वेशन दिखाई थी, ये फॉर सिंगल एट्रीब्यूट थी। अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, इसकी फार्मूला है ये, आपको याद रखनी है फार्मूला, ये कभी चेंज नहीं होती है। ए बी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइड बाई बीटा। तो ये है इंडिपेंडेंस फॉर टू एट्रीब्यूट्स। अगर हमें पॉजिटिव रिलेशन दिखानी है ना, आपको यहाँ पे इस तरह से एरो डालना है, नेगेटिव दिखानी है, इस तरह से एरो डालना है। तो ये भी आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए इसके बाद एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मैंने पहले पढ़ाया आपको पॉजिटिवली एसोसिएटेड कैसे होते हैं, जब ए बी बाई बी ग्रेटर देन है ए बीटा बाई बीटा से। मैंने नेगेटिवली एसोसिएटेड उल्टा, तो वहाँ से भी मैंने पहले प्रपोर्शन मेथड में आपको सिखाया। तो कैसे करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बोला था ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई एन। ये इंडिपेंडेंस था। अगर इस तरह था तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर इस तरह एरो है तो ये नेगेटिव एसोसिएशन कहलाएगा। तो ये मैंने आपको पहली स्लाइड में पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड, यहाँ पे यहाँ जब इक्वेशन ऐसे बनेगी, यहाँ ऐसे, यहाँ तो नेगेटिव एसोसिएशन दिखाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत में रिसेंटली से क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। देखिए मैंने पहला वाला मेथड आपको बताया था। यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली एसोसिएटेड, ए बी बड़ा है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई एन, ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल टू होगा नेगेटिव एसोसिएटेड तो ऐसे होगा। तो ये मैंने पहले ही पढ़ा है, आपको बहुत समझाया आपको। आई होप कि ये आपको नहीं भूलेगा। PDF में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। देखिए अब लास्ट वाला आज का टॉपिक है यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। देखिए जो हमने पहले मेथड पढ़े ना, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव, वहाँ पे हमें बस ये पता चलता था कि ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है या इनके दरमियान पॉजिटिव है एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है, बट हमें नहीं पता चलता था एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, कितना ये आपस में ये इंडिपेंडेंट है, कितना पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, कितना नेगेटिव एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बस हमें वो पता नहीं चलता था, इसीलिए यूलर्स कोएफिशिएंट है, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अगर एट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, क्या ये परफेक्ट पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, क्या ये परफेक्ट नेगेटिवली एसोसिएटेड है। तो यहाँ से हमें पूरा पता चलने वाला है। देखिए एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन हमें पता नहीं चलता था जो पहले आपको पढ़ा है भी मेथड। तो यूलर्स कोएफिशिएंट से ये वाली ड्रॉबैक दूर हो जाती है। बट आपको यूलर्स कोएफिशिएंट की फार्मूला याद रखनी है। ये इजी फार्मूला है डियर एस्पिरेंट्स। हम क्यों से डिनोट करते हैं यूलर्स कोएफिशिएंट का, आपको याद रखना है। ऊपर और नीचे फार्मूला सेम है, सिर्फ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बस ये फार्मूला बाकी सेम। देखिए ए बी ब्रैकेट में डालना है, फिर अल्फा बीटा। देखिए ये इजी है, याद रखना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये है ना ब्रैकेट में ए बी, तो इसका फिर दोनों का आपको नेगेटिव एट्रीब्यूट लेना है, अल्फा बीटा माइनस, फिर यहाँ पे लेना है ए बीटा अल्फा बीटा। तो एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है चेंज। देखिए यहाँ पे ए बी फ्रीक्वेंसी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, फिर उन दोनों का मैंने
नेगेटिव वाला एट्रीब्यूट ले लिया अल्फा बीटा माइनस, फिर मैंने ए को वही रखा, बी के बदले बीटा रख दिया, फिर अल्फा को वही रखा, बीटा के बदले बी रख दिया। तो नीचे और ऊपर फार्मूला सेम है, बस ऊपर माइनस है बीच में, यहाँ नीचे प्लस है। तो यहाँ से हमें पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, इफ टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड whether they are perfectly associated, not perfectly associated or independent, यहाँ से हमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन पता चल जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना लाजमी है। तो हम बढ़ेंगे, देखिए आगे। देखिए पहले आप ये याद रख लीजिए, यूलर्स कोएफिशिएंट हमेशा -1 to +1 के दरमियान रहता है। याद आपको रखना है -1 to +1। अगर हमारे पास +1 आता है तो हम बोलेंगे देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। ये आपको याद रखना है। अगर -1 आता है तो हम बोलेंगे देयर इज परफेक्टली नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द, ये क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। ये आपको याद रखना है। यहाँ मैंने आपको बता दिया लिमिट्स क्या है इसके, -1 to +1। तो ये आपको उतना याद नहीं रखना है, बस फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको ये वैल्यू याद रखना है। +1 हो गया तो परफेक्टली पॉजिटिवली एसोसिएटेड, -1 हो गया तो परफेक्टली नेगेटिवली एसोसिएटेड। देखिए इफ Q इज इक्वल टू 1 तो इसको कहा जाता है परफेक्टली पॉजिटिव एसोसिएशन। Q इज इक्वल टू -1 इसको क्या कहा जाएगा, परफेक्टली नेगेटिव एसोसिएशन। 0 अगर हो गया Q का वैल्यू 0 हो गया तो मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूलर्स कोएफिशिएंट फार्मूला है आपके लिए। यहाँ से आपको कितना पता चलेगा। मे भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आप हमें बताइए यूलर्स कोएफिशिएंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जैसे प्रोबेबिलिटी का 0 to 1 है, यहाँ पे -1 to +1 है, तो +1 होगा परफेक्टली एसोसिएटेड, पॉजिटिवली एसोसिएटेड, -1 हो गया तो परफेक्टली नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर 0 हो गया Q का वैल्यू तो यहाँ पे बोलूँगा मैं एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर यूल ने, जो ये था ना यूल, ये एक्चुअली साइंटिस्ट, ये प्रोफेसर थे, तो उन्होंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोएलिगेशन दिखाया। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं हम मेजर ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फार्मूला ये है। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको वहाँ तक ज़रूरी पढ़ना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यूलर्स कोएफिशिएंट कितना इंपॉर्टेंट है इस वाले हिस्से से। तो आप ये, तो यही है रिलेशन बिटवीन Q एंड Y, जो मैंने आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ कोएलिगेशन और कोएफिशिएंट यूलर्स कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशन। ये आपको याद नहीं रखनी है, ये एडिशनल स्लाइड यहाँ पे पड़ गई है, बट आपको यहाँ तक ज़रूर एग्जामिनर पूछेगा रिमार्क्स में। और फार्मूला भी आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा निकलता है। यूलर्स कोएफिशिएंट की फार्मूला आपको याद रखनी लाजमी है। AB, इसका फिर दोनों का नेगेटिव भी मैं लूँगा अल्फा बीटा, माइनस में करूँगा A, बी के बदले क्या लूँगा बीटा, याद आपको रखना है। फिर मैं रखूँगा इंटू, फिर मैं करूँगा यहाँ पे है ना अल्फा को ऐसे रखूँगा, बी के बदले बीटा के बदले बी लूँगा। तो नीचे और ऊपर फार्मूला सेम है, सिर्फ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यूलर्स कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से यूलर्स कोएफिशिएंट निकालते हैं, इसकी रेंज ये है और रिमार्क ये है। कोएफिशिएंट ऑफ कोएलिगेशन आप या फार्मूला याद रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, और रिलेशन भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल है। तो यहाँ तक आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस लेक्चर के साथ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो गया है। मैं लेक्चर अपलोड होने के बाद लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आपको कितना पढ़ाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, कंटिजेंसी टेबल मैंने आपको बहुत पढ़ा है। तो ये एक ही मैंने कंपाइल्ड की है PDF, कल वाला और आज के लेक्चर एक ही में है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा। आप सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं MCQ सेशन में। जो हमने आज तक पढ़ा हम उस पर MCQ सेशन लाएंगे, कम से कम 20 से 25 MCQs में लाऊंगा। तो थैंक्स अ लॉट डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।